हेलो किड्स, हमने अभी इससे पहले मॉर्फोलॉजी की एक वीडियो डाली थी एंड उसको अच्छा रिस्पांस मिला। सो अब हम कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर। वी सी थ्री टर्म्स ओवर हियर: sexual reproduction and flowering plants, right? So first thing is sexual reproduction. When we talk about sexual, it means two parents are required over here. Reproduction, the gametes will be getting fused, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा इसके अंदर। and lastly, flowering plant. That means we are talking about angiosperm. And when we talk about angiosperm, we have to remind ourselves with the 3 points. That is, first, the seed has to be covered by the fruit. Second, flower is always present. And third is double fertilization will occur. Okay, now let's go through the topic flower over here. First, I am showing you the structure of flower. Here you can see flower structure. A bisexual or perfect flower contains male stamen and female pistil. A unisexual flower has either a pistil or a stamen. Now, here two terms have been given to you. First term is bisexual or perfect flower. That means it has four whorls completely intact in a flower. Four whorls. Which four whorls? We are going to discuss it. And secondly, the thing is unisexual flower. That means out of the four whorls, any that is androecium and gynoecium, either one is present, right? The carpels of the flower, we say कि ये whorl क्या हो गया आपका gynoecium हो गया. Got it? सिमिलरली आपका अगर एक एंथर और स्टेमन, अगर फिलामेंट के बारे में बात कर रहे हो तो वो आपका क्या कहलाएगा? स्टेमन कहलाएगा. और कलेक्टिवली जितने भी स्टेमन आपके प्रेजेंट हैं तो आप उसे कलेक्टिवली क्या कहेंगे? उस वर्ल को एंड्रोशियम कहा जाएगा. ओके, सो all the carpels will form what? Gynoecium, whereas all the stamens will be forming what? Your androecium. Okay. Now, if you look closely, you will see it has a receptacle. Receptacle is the part of flower that supports the flower head. The head of the flower is being supported over the receptacle or the thalamus. And along with that, you will see there are sepals, which you always also know as, it is also known as calyx. Remember? So calyx is the sepals, right? And sepals protect the flower bud while it is developing. आपने देखा होगा जब फ्लावर बड जो होती है वो क्लोज होती है तो उसके बाहर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्रीन इन कलर होता है, राइट? और वो ग्रीन इन कलर जो फ्लावर है, जो वो स्ट्रक्चर है फ्लावर का, वो काम क्या कर रहा है? अंदर की बड को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है. और फिर धीमे धीमे जब आपका फ्लावर का साइज बढ़ता है तो उसके जो पेटल्स होते हैं वो भी क्लोज्ड फॉर्म में पाए जाते हैं, राइट? तो ये पेटल और सेपल का मेन काम क्या है कि ये आपका जो फ्लावर है उसको पहला तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, दूसरा पेटल्स जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं. कलरफुल होने का फायदा उन्हें क्या मिलता है कि वो इजीली किसी भी इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ. ओके, लेट्स गो फर्दर. AIDS and adaptation for sexual reproduction. We are going to talk about the AIDS and adaptation for sexual reproduction. अब बेटा ये वो वाला AIDS नहीं है, AIDS. जब आप कैपिटल्स में लिखते हो तो दैट इज योर बीमारी, HIV से कॉज होने वाली एड्स, राइट? बट आप अभी यहाँ पर कैसे लिख रहे हो? ए कैपिटल में है, बाकी सब स्मॉल लेटर्स में है. तो ये क्या है? ये एक हेल्प करने वाली चीज है, ठीक है? एड्स का मतलब यहाँ पर क्या है? हेल्प करने वाला. अडेप्टेशन, जो भी चेंजेस पाए जा रहे हैं, जो भी मॉडिफिकेशंस पाए जा रहे हैं किसी प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए, वो हम क्या कहेंगे? अडेप्टेशंस कहेंगे. सो व्हेन वी टॉक अबाउट एड्स दैट प्रमोट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें सबसे पहली चीज क्या आती है कि फ्लावर का साइज क्या होगा? बिग होगा. बड़े साइज के फ्लावर्स में इजीली क्या हो रहा है? एनिमल्स या बर्ड्स या फिर इंसेक्ट्स उसको इजीली स्पॉट कर सकते हैं. और अगर फ्लावर आपने देखे होंगे अगर छोटे हैं साइज में तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो फ्लावर्स है वो बंचेस में पाए जाएंगे. बंच में पाए जाने की वजह से क्या होगा? दूर से कोई इंसेक्ट, कोई बर्ड या कोई एनिमल उसको आसानी से स्पॉट कर सकता है. और फ्लावर क्या चाहता है? फ्लावर ये चाहता है कि कोई भी इंसेक्ट, कोई भी बर्ड उसके पास आए, उसका पॉलन ग्रेन उठाए और किसी और फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर लैंड करवा दे. दूसरी चीज, दे आर कलरफुल.
कलरफुल होने की वजह से क्या होता है, इसके पेटल्स क्या कर रहे हैं, कलरफुल होने की वजह से अट्रैक्ट कर रहे हैं इंसेक्ट्स को। एंड थर्ड, इनमें होती है सेंस, स्मेल होती है इसमें, और साथ ही साथ नेक्टर भी प्रेजेंट होता है। ये क्या करते हैं, सेंस एंड नेक्टर का काम क्या है यहाँ पर, आपको प्रोवाइड कराना, नेक्टर फूड प्रोवाइड करता है। इस वजह से जैसे आपने देखा होगा कि हनी बीज नेक्टर कलेक्ट करती है, उससे वो हनी का फॉर्मेशन करती है, तो वो नेक्टर के लिए आती है, पर पॉलन ग्रेन्स जो होंगे वो उसकी बॉडी पे क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन उस पे चिपक जाते हैं, और पॉलिनेशन इस तरह से भी करवाती है, कंडक्ट। ठीक है। दूसरा इज अडेप्टेशंस, अडेप्टेशन टू मेक श्योर दैट दे मेक एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या चीज है बेटा, ओव्यूल है और ओवरी है। ये दो चीजें क्या है आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एंड प्रोडक्ट्स है। ओव्यूल से क्या बनेगा, आपका सीड बनेगा, वहीं ओवरी से आपका क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा, और ये दोनों साइमल्टेनियसली बनेंगे। नेक्स्ट इज योर हाउ आर फ्लावर्स फॉर्म। अब ये फ्लावर बन कैसे रहे हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या है, आपने नोटिस किया होगा कि जितना भी जो आपका प्लांट है वो एक्चुअल में किससे बना हुआ है, ऊपर का जो हिस्सा है वो शूट एपिकल मेरिस्टम से बना है। शूट एपिकल मेरिस्टम में क्या हो जाता है, मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं। ओके, डिफरेंशिएशन नहीं, मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं, और ये मॉडिफिकेशंस क्या करते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टम सेल्स को कन्वर्ट कर देंगे, किसमें, फ्लोरल मेरिस्टम्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो ओके, इसके साथ क्या होगा, आपके जो आपका फाइटो हॉर्मोन्स है वो भी साथ साथ में इसमें एक्ट करते हैं। अब कौन कौन से फाइटो हॉर्मोन्स है जो इसमें हेल्प कर रहे हैं, इसमें तीन फाइटो हॉर्मोन्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट इज योर इथाइलिन, सेकंड इज योर ऑक्सिन, एंड थर्ड इज योर साइटोकाइनिन। तो सबसे पहली चीज की फर्क क्या है, किस तरह से कर रहा है ये वर्क, वो हम जानेंगे। तो फर्स्ट क्या है आपका इथाइलिन, इथाइलिन का काम इनिशिएट करने का है। फ्लावरिंग इनिशिएट कौन करवाएगा, आपका इथाइलिन कराएगा। एनसीईआरटी में आपके जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उसमें पाइन एप्पल, मैंगो, फीमेल क्यूकम्बर का एग्जाम्पल दिया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ऑक्सिन क्या करता है, प्रमोट करता है। ऑक्सिन क्या करेगा, आपका प्रमोट करेगा, ताकि वो आगे जाकर के फ्लावर को, फ्लावर की फॉर्मेशन प्रमोट करेगा। एंड साइटोकाइन, अब बेटा यहां पर इस चीज को आप नोटिस कीजिए, यहां पर, यहां मैं हाईलाइट कर रही हूं इस चीज को, कि यहां हम बात करें मेक्स ऑल द पार्ट्स ऑफ फ्लावर। Who makes the all parts of flower? Ethylene plus oxygen. बट जैसे ही बड का फॉर्मेशन हो गया, जैसे ही आपका बड फॉर्म हो गया, अब क्या होगा, उस बड के अंदर क्या चाहिए, सेल्स चाहिए, बहुत सारे सेल्स चाहिए उसको ग्रो करवाने के लिए। तो अब कौन एक्टिव रहेगा, साइटोकाइनिन एक्टिव होगा, और ये साइटोकाइनिन अब बड से उसका क्या करेगा, फ्लावर का फॉर्मेशन करवाएगा। और बहुत सारे छोटे 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 फ्लावर्स मिल करके क्या बनाते हैं, आपकी एक फुलवारी को बनाते हैं, दैट इज योर इनफ्लोरेसेंस का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। नाउ इफ यू लुक क्लोजली, हमने बचपन में पहले भी इसका एक क्यूट सा डायग्राम बनाया हुआ है। तो ये जो एक क्यूट सा डायग्राम है आप बचपन से बनाते आ रहे हो, उसी के बारे में अब डिस्कशन हमको करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। तो आपका जो प्रॉक्सिमल पार्ट है दैट इज योर पेडिसल। पेडिसल का मेन काम क्या है, स्टेम से आपके फ्लावर को अटैच करने का काम है। आपके फ्लावर से स्टेम को अटैच करता है कौन, फ्लावर का हेड जो है उसको अटैच कौन कर रहा है, पेडिसल अटैच कर रहा है, किससे, आपके। सो व्हाट हैपेंस, पेडिसल का काम हो गया कि उसने जो भी फ्लावर है उसको स्टेम से अटैच कर दिया। अब पेडिसल के जस्ट ऊपर आप देखोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ पर क्या है आपका, ये दिस रीजन, दिस इज योर थैलेमस। कैन यू सी इट हियर, ये मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पर, थैलेमस है ये। अब थैलेमस का काम क्या है बेटा, थैलेमस बेसिकली वो जगह है, रिसेप्टिकल है, जहां पर ऊपर का जितना भी फ्लावर हेड है वो अटैच्ड है। ठीक है, इसीलिए इसको रिसेप्टिकल भी कहा जाता है। जितने भी वर्ल्स हैं वो सारे के सारे थैलेमस के ऊपर ही प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट, थैलेमस के साइड में आप देख रहे हो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, छोटे छोटे सी प्यारी प्यारी सी यहाँ पर ये दिख रही है साइड से निकली हुई, ये आपकी क्या है, कैलिक्स, जिसको हम सेपल भी कहते हैं। ओके, कैलिक्स जो है बड जब फॉर्म में होता है फ्लावर तो उसको
प्रोटेक्ट करती है, साथ ही साथ क्योंकि ये ग्रीन इन कलर है तो ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकती है। और इसके अलावा अगर आप ये रेडिश इन कलर देख रहे हो, जिसको ये रेड कलर का जो आपको दिख रहा है, दैट इज दिस रेड कलर पार्ट जो ये आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है, पेटल्स। और पेटल्स को हम लोग बायोलॉजी के टर्म्स में क्या कहेंगे, कोरोला। ओके, सो कोरोला जो है, कोरोला कलर्ड होता है, इसका मतलब इसमें कलर्ड पिगमेंट्स प्रेजेंट है। इसका मेन काम क्या है, अट्रैक्टिंग इंसेक्ट। ओके, और कोरोला और कैलिक्स क्योंकि डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, एक्सेसरी वॉल भी कहा गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल कम टू गाइनोशियम। अगर आपको बीच में एक हिस्सा दिख रहा है ऐसे करके और नीचे वेस लाइक एक हिस्सा दिख रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, गाइनोशियम कहते हैं। ओके, गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और वहीं आपका एंड्रोशियम आपको साइड में दिख रहा होगा, विच इज ऊपर की तरफ एक ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर है, नीचे से एक फिलामेंट है, वो क्या है आपका एंड्रोशियम का स्टेमन है। ओके, सो सारे जब आप सारे स्टेमन को एक साथ पढ़ोगे तो आप उसे क्या कहोगे, एंड्रोशियम कहोगे। और जितने भी उसके अंदर कार्पेल प्रेजेंट है फ्लावर के अंदर, उन सबको जब एक साथ रीड करोगे तब आप उसे क्या कहोगे, गाइनोशियम कहोगे। सो गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ ऑल पिस्टल्स, गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ ऑल पिस्टल्स carpels in a flower, whereas androecium is when we talk about all the stamen present inside a flower, that is it consists of all the stamens in a flower। और ये दोनों जो है एसेंशियल वर्ल्स कहलाते हैं, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। इसका मतलब ये क्या है बेटा, ये रिप्रोडक्टिव या एसेंशियल वर्ल्स कहलाएंगे क्योंकि ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपका किसमें, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, लेट्स गो फर्दर नाउ। नेक्स्ट इज, अब फ्लावर चीज क्या है। फ्लावर को अगर हम बात करते हैं तो फ्लावर एक्चुअल में क्या है, मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल है, और साथ ही साथ क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट है। इसका मतलब कुछ ऐसा पार्ट ऑफ प्लांट जो कि मॉर्फोलॉजिकली क्या है, बहुत ज्यादा यूनिक है, एम्ब्रियोलॉजिकली यूनिक है, और साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। प्लांट का वो हिस्सा जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर करता है उसको हम क्या कहेंगे, आपका फ्लावर कहेंगे। ओके, एक नॉर्मल बंदे को अगर पेड़ पे फूल दिखाओगे तो वो कहेगा ये फूल है, पर एक बायोलॉजी का अगर स्टूडेंट देखेगा तो वो क्या कहेगा कि दिस इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस इज द मेल ऑर्गन, दिस इज द फीमेल ऑर्गन। ओके, सो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि फ्लावर इज जस्ट नॉट कि ये सिर्फ दिखावे के लिए और सुंदरता के लिए प्लांट पे लगा हुआ है, नहीं, इसका मेन काम क्या है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट के हेल्प करता है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि एक्चुअल में हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। ओके, so first is your, we are going to talk about these three major topics that are going to be covered in this chapter. फर्स्ट इज योर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का मतलब क्या हो गया, वो सारे इवेंट्स जो कि फर्टिलाइजेशन से पहले अगर कर रहे हैं। दूसरा, वो सारे के सारे इवेंट्स जो कि फर्टिलाइजेशन के दौरान हो रहे हैं, यानी फर्टिलाइजेशन में क्या क्या चीजें अकर कर रही है। और थर्ड क्या है आपका, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, दैट इज एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया, मेल और फीमेल गैमीट आकर के फ्यूज कर गए, उसके बाद क्या क्या चीजें हो रही हैं उसको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आपका क्या आता है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आप दो चीजें पढ़ोगे, एक गैमीटोजेनेसिस जिसमें आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मैक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ोगे, और दूसरा आपका क्या होगा, गैमीट का ट्रांसफर होगा। ओके, उसी तरह से फर्टिलाइजेशन के अंदर भी आपको दो चीजें पढ़नी पड़ेगी, एक डबल फर्टिलाइजेशन, दूसरा ट्रिपल फ्यूजन पढ़ना पड़ेगा। सो डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि पॉलन ग्रेन जो है उसमें दो मेल गैमीट्स पाए जाते हैं, एक मेल गैमीट जो है वो जाकर के आपका एक्स सेल से फ्यूज कर जाएगा, वहीं दूसरा वाला जो मेल गैमीट होगा वो ट्रिपल फ्यूजन करेगा, यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस से जाकर के फ्यूज करेगा। सेकेंडरी न्यूक्लियस में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, एक मेल गैमीट का भी न्यूक्लियस आ रहा है, तो तीन न्यूक्लियसेस एक साथ आ रहे हैं, एक साथ फ्यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। और ये एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है जो यंग एम्ब्रियो बनेगा उसको। सो ये फर्टिलाइजेशन के दौरान अभी हमें पढ़ना, और ये पूरा टॉपिक कवर होगा बाय द एंड। नेक्स्ट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमें चार टॉपिक्स पढ़ने हैं, दैट इज कि ओव्यूल सीड में टर्न हो रहा है, ओवरी फ्रूट में टर्न हो रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन जो है उससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, और ट्रिपल फ्यूजन से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। ये चारों टॉपिक्स को आपको इसमें कवर करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज
अब हम बात करते हैं स्टेमन के बारे में। ओके, तो स्टेमन बेसिकली है क्या, मेल पार्ट है, और एसेंशियल वर्ल का जो मेल पार्ट है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हियर इफ यू लुक क्लोजली, आपको क्या दिखाई पड़ेगा बेटा, यहां पर देखिए, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ, दिस रीजन, द रीजन इन येलो, here, दिस इज वन लोब, दिस इज अनदर लोब। सो हमारे पास एक स्टेमन, अगर हम बात करते हैं, हमारे पास कितने लोब्स आ गए, दो लोब्स आ गए, राइट। तो जब दो लोब्स कह रहे हैं तो ये क्या हो गया आपका, बाई लोब्ड कहलाएगा। अब बाई लोब्ड के अंदर क्या होते हैं बेटा, दो थीका प्रेजेंट होता है एक लोब के अंदर। ओके, सो अगर हम कह रहे हैं कि एक लोब में दो थीका प्रेजेंट है, दैट इज वन थीका इज योर, अनदर थीका इज योर। इसी तरीके से अगर दो लोब्स के बारे में बात करोगे तो क्या हो जाएगा, एक थीका इधर और एक थीका इधर, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, चार थीका हो गए, राइट। चार थीका प्रेजेंट होने का मतलब हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो स्टेमन है वो कैसा होगा, टेट्राथीकस एंथर होगा। जो हमारा एंथर है वो क्या हो गया, टेट्राथीकस हो गया। वहीं अगर हम एक लोब के बारे में बात करते हैं तो एक सिंगल लोब कैसी हो जाएगी, डाइथीकस कहलाएगी। ओके, इसके अलावा अगर आप गौर से देखो तो ये दोनों जो है, ये दोनों जो आपके लोब्स हैं, वो बीच में कनेक्टिव से कनेक्ट रहते हैं। बीच में एक हिस्सा होता है, दैट इज योर कनेक्टिव, और कनेक्टिव नीचे की तरफ जब बढ़ जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। ओके, अब फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल एंड है, यानी सबसे नीचे का जो एंड है, वो किससे अटैच होगा, वो जनरली तो क्या होता है आपका, थैलेमस से अटैच्ड होता है। इन जनरल सारे फ्लावर्स में आप देखोगे तो वो जो रिसेप्टिकल वाला रीजन हमने बनाया था, वो जो ऐसे करके था, बीच में आपका थैलेमस था, और इस तरह से सेपल्स, और इधर से भी सेपल्स ऐसे करके निकले हुए थे, बीच में वो था। तो यहाँ पर जो ये थैलेमस वाला रीजन है ना, जनरल कंडीशंस में तो क्या होता है कि यहाँ पर आपका जो फिलामेंट है वो आकर के अटैच हो जाता है। पर कई कंडीशंस में ये देखा जाएगा कि ये एपिपेटालस या एपिफाइलस या एपिटिपैलस हो सकता है। ओके, तो अगर एपिपेटालस है, दैट मीन्स जो आपका स्टेमन है वो पेटल्स के साथ फ्यूज है, जैसे कि सोलनेसी में देखा जा सकता है। या फिर एपीफाइलस या एपिटिपैलस हो सकता है, जो कि क्या होगा, स्टेमन जो है फ्यूज्ड है आपका किससे, पेरियान से। फॉर एग्जाम्पल लिलिएसी इसका एग्जाम्पल है। ओके, नाउ लेट्स गो फर्दर। इसी तरह से अब हम टीएस ऑफ एंथर के बारे में बात करेंगे, तो लेट्स टॉक अबाउट इट हियर। अब मैंने आपको बताया था बेटा कि जो आपका स्टेमन है, जो आपका एंथर वाला रीजन है, उसमें हमने क्या बात की थी कि एक लोब इधर है, एक लोब इधर है, राइट। अगर अज्यूम कर लो मैं बीच में से इस लोब को कट कर देती हूँ, यानी इसका क्या कर रही हूँ, ट्रांसवर्स सेक्शन ले लेती हूँ, तो ट्रांसवर्स सेक्शन में मुझे क्या दिखाई पड़ेगा बेटा इसमें, क्योंकि यहां पर क्या है, दो वो है ना आपके पास, दो थीका प्रेजेंट है एक लोब के अंदर। तो आप अगर बीच में से ट्रांसवर्स सेक्शन ले लोगे उसका, तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा, जो कि आपको यहां पर गिवन है। दिस स्ट्रक्चर विल बी शोन हियर, यू कैन सी इट इजीली हियर। अब हम बात करते हैं कि लोब वन में क्या है, टू में क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे, लोब वन के अंदर दो थीका दिए हुए हैं, राइट। थीका नंबर वन, थीका नंबर टू। ओके, दिखाई पड़ रहा है। नेक्स्ट इज बेटा, इसमें बीच में जो आपको दिया हुआ है थीका के अंदर, उसको हम कह रहे हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। ओके, और हर एक की तरह बेटा इसमें भी क्या होता है कि यहाँ पर आप तीन लेयर्स देखोगे, पर उन तीन लेयर्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी जो हम बारे में बात करेंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं, हम स्पोरोजीनस टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्पोरोजीनस जो टिश्यू है, हियर, स्पोरोजीनस टिश्यू जो है बेटा वो थीका का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, और स्पोरोजीनस टिश्यू से जब माइक्रोस्पोरेंजिया फॉर्म हो जाएंगे, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन वो कर देगा, तब हम उसे क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया कह देंगे। दिस इज रिटन रॉन्ग हियर। सो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा बेटा, माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। वहीं अगर पॉलन ग्रेन्स फॉर्म हो जाते हैं तो वही जगह क्या कहलाने लगेगी, पॉलन सैक कहलाने लगेगी। आपने पर एक और चीज नोटिस की होगी कि ऊपर की साइड से वो बल्ज है, पर बीच में से कंस्ट्रिक्शन देखी जा रही है उसके अंदर, राइट। सो अब क्या है,
एंथर इसी रीजन से क्या होगा, डेहिसेंस करेगा। एंथर डेहिसेंस फ्रॉम दिस रीजन। लुक हियर इन द डायग्राम, दिस रीजन इज द एरिया ऑफ डेहिसेंस। यहां से आपका क्या कर रहा है एरिया, ये वो एरिया है जो कि क्या करेगा, रप्चर कर जाता है और यहां से आपका पॉलन ग्रेन बाहर की तरफ निकल जाता है। ओके, नाउ अब हम इसी रीजन को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इलाबोरेटिव पढ़ रहे हैं। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ डायग्राम है और आपको इसको बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि इसी के बेसिस पे कई क्वेश्चंस बन जाते हैं। राइट नाउ इसमें जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, पर पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो बेटा, तीन रीजन आपको दिखाई पड़ेंगे, कि फर्स्ट जो है आपका वो क्या है, एपिडर्मिस, बाहर की तरफ जो पाई जाती है, दैट इज एपिडर्मिस। उसके बाद बीच में आपको दिख रही है मिडल लेयर, और उसमें अंदर की तरफ जो है वो आपकी क्या है, एंडोथीशियम है। ओके, और टेपेटम की जो लेयर है वो बेसिकली आपकी बिल्कुल अटैच्ड होती है किससे, उस रीजन से जहां पर आपका थीका प्रेजेंट है। थीका से डायरेक्टली कनेक्टेड जो है उसको हम क्या कहेंगे, टेपेटम रीजन कहेंगे। ओके, नाउ एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर का सीधा सीधा काम क्या है, प्रोटेक्शन करने का, डेहिसेंस ऑफ एंथर में हेल्प कर रहा है ये। ठीक है, प्रोटेक्शन करता है और क्या करता है, डेहिसेंस ऑफ एंथर करवाता है। साथ ही साथ आप देखोगे यहाँ पर कि टेपेटम जो है वो नरिश कर रहा है किसको, आपका जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर है उसको कौन नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पर टेपेटम प्रोवाइड करता है। तो टेपेटम की खुद की टेंडेंसी क्या है, खुद की क्या प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से वो आसानी से माइक्रो स्पोर्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करवा पा रहा है, या अंदर जो आपके सेल्स हैं जो आगे फर्दर जाके पॉलन ग्रेन बनेंगे उनको नरिशमेंट कैसे प्रोवाइड कर पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर डेंस प्रोटोप्लाज्म है, साथ ही साथ मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ताकि वो अच्छा कंट्रोल रहे आपके सेल्स के ऊपर। ठीक है, और बीच में अगर आप देखोगे, इसी डायग्राम के बीच में मैंने ये थोड़ा सा ऐसे बनाया है इसको, ताकि आपको ये दिखाई पड़े। तो जितने भी अंदर बीच में सेल्स होंगे वहां पर क्या होगा, इसको बोलते हैं हम स्पोरोजीनस टिश्यू सेल्स। स्पोरोजीनस टिश्यू सेल्स जो होंगे होमोजीनस होंगे और कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं, आपस में कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं, और साथ ही साथ क्या है, होमोजीनस है, यानी एक जैसे हैं सारे के सारे सेल्स। ओके, नेक्स्ट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में हम बात करेंगे। सो एवरी सेल ऑफ स्पोरोजेनिस टिश्यू इज अ पोटेंशियल पॉलन, मतलब क्या हुआ, आगे जाकर के स्पोरोजेनिस टिश्यू का हर एक सेल क्या रख रहा है, पोटेंशियल है कि वो पॉलन जाकर के बन सकता है आगे फर्दर फ्यूचर में, उससे एक पॉलन ग्रेन बन सकता है। ओके, एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है, अभी तक जितने भी हमने ऊपर के सारे सेल्स पढ़े थे, दैट इज एंडोथीशियम हो गया या आपका टेपेटम हो गया, या जो भी सेल्स अभी तक हम पढ़ के आ रहे थे, वो सारी के सारे सेल कैसे हैं, 2n के फॉर्म में है। ठीक है, डिप्लॉइड इन नेचर है। सो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो कैसी है, डिप्लॉइड है। उसमें क्या देखा जाएगा, फिर मियोसिस देखा जाएगा। हियर यू कैन सी, यहाँ क्या हो रहा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो 2n इन नेचर है, और उसमें क्या देखा जा रहा है, मियोसिस देखा जा रहा है। उसके मियोसिस करने की वजह से क्या होगा, ये फॉर्म होगा, दैट इज फोर टेट्राड्स, दैट इज टेट्राड ऑफ फोर हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर। टेट्राड का मतलब क्या हो गया बेटा, जहां पर चार सेल्स एक साथ इकट्ठे पाई जा रही है, तो हम उसे क्या कहते हैं, टेट्राड कहते हैं। और ये टेट्राड आपस में क्या होता है, बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है, किससे, कैलोस से जुड़ा हुआ होता है। तो हो क्या रहा है, फर्स्ट केस में आप देखोगे पॉलन मदर सेल जो है वो डिप्लॉइड इन नेचर है, उसमें फर्स्ट मियोसिस हुआ। तो फर्स्ट मियोसिस क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है, यानी यहाँ पर ये अब दो सेल जो बनी है वो आपकी कैसी हो गई, कम ऑन, अब वो कैसी हो गई, एन और एन के फॉर्म में हो गई। और उसके बाद जब मियोसिस सेकंड होगा वो इक्वेशनल डिवीजन होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां हर एक सेल अपने आप में एन 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 और एन है, दैट इज सबके सबका नेचर कैसा है, हेप्लॉइड है। और फिर जैसे ही क्या होगा, ये मेच्योर होगा, यहाँ सिक्रीशन ऑफ वॉल्स होंगी, और फिर फाइनली जो ये पॉलन ग्रेन्स है सारे के सारे सेपरेट हो जाएंगे। तो यहाँ जब एंथर मेच्योर करता है वो डिहाइड्रेट करता है, और उसमें फिर चार पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। अब हम क्या करेंगे, हम उसी पॉलन ग्रेन को रीड करेंगे, हम पता करेंगे कि पॉलन ग्रेन एक्चुअल में दिखता कैसा है। ओके, सो नेक्स्ट इज, ये आपका पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपको। अब पॉलन ग्रेन में देखोगे बेटा, एक बाहर की तरफ जो है वो आपकी एक्साइन कहलाती है, अंदर की तरफ जो आपको येलोइश सी दिख रही है वो आपकी क्या है, इंटाइन है। इसके अलावा दो सेल्स आपको इसमें दिखेंगे, दैट इज वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव न्यूक्लियस।
ओके। सो वेजिटेटिव, अच्छा इस पे आने से पहले हम बात कर लेते हैं कि एक्साइन जो है, एक्साइन आपका थिक होता है, आउटर वॉल है, ओके, और नॉन कॉन्टिन्यूस है। ओके, नॉन कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या हो गया कि उसमें पिट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, राइट। और ये बना किससे है? स्पोरोपोलिनिन से बना हुआ है। तो स्पोरोपोलिनिन जो है वो इस दुनिया का, ओके, सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, जो कि मतलब क्या कह सकते हो आप, ऑर्गेनिक मटेरियल, हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल है आपका। और इसका मतलब ये हुआ कि ये जल्दी खराब नहीं होता है, राइट। सो ये स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ है। एंड दूसरा जो आपका है अंदर की तरफ जो दिया है वो इंटाइन है, ये सेल्यूलोज और पेक्टोज की बनी हुई है। और इसके अलावा ये कंटिन्यूअस है अंदर की तरफ। और साथ ही में आपको कुछ पिट्स दिख रहे होंगे यहाँ पर। तो ये जो इलाका है या ये जो हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं बेटा? यहाँ ही से आपका क्या होगा? ये पोर कहलाता है। ओके। अब ये पोर क्या करता है? जब भी पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा तो वो इसी जर्म पोर के थ्रू बाहर की तरफ निकलेगी, ओके, क्योंकि वो एग्जाइम को तो खराब नहीं कर सकता और एग्जाइम को डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल नहीं है, राइट। अब हम बात करते हैं वेजिटेटिव सेल्स की। वेजिटेटिव सेल जो आपको दिखाई पड़ रहा है वो ये रहा, ठीक है, इरेगुलर शेप का होता है। और वहीं जनरेटिव न्यूक्लियस जो है वो क्या करेगा आगे, जब आप बढ़ जाओगे, जब आगे आप इसका और डेवलपमेंट देखोगे, तो इस जनरेटिव न्यूक्लियस से क्या होंगे? दो सेल का फॉर्मेशन होगा, मेल गैमीट 1 और मेल गैमीट 2 का फॉर्मेशन होगा। और इन दोनों के जो आगे की लाइफ है या आगे का जो फेट है वो बिल्कुल अलग अलग होगा। एक जो होगा वो आपका क्या करेगा? मेन जो आपका जाइगोट है उसका फॉर्मेशन करेगा, जबकि दूसरा उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करवाएगा, ओके। सो और ये जनरली स्पिंडल शेप का होता है। इसमें माइटोसिस करवाई जाती है, इसमें माइटोसिस होती है। और इस माइटोसिस के थ्रू ही मेल गैमीट जो है, दो मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है इसमें, ओके। नेक्स्ट आइए फिर अब हम बात करते हैं यहाँ पर पॉलन एलर्जी एंड न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। सो पॉलन एलर्जी क्या चीज है बेटा? पॉलन एलर्जी का मतलब हो गया, जो आप देखते हो ना कि बहुत से लोग सेंसिटिव होते हैं अलग अलग चीजों को लेकर के। तो जब आपकी बॉडी किसी चीज को लेकर के सेंसिटिव है, वो क्या कर सकती है? इन्फ्लेमेशन हो सकता है या किसी तरह का रिएक्शन शो कर सकती है। तो वो हम क्या कहते हैं? एलर्जी कहते हैं। और पॉलन ग्रेन्स क्योंकि इतने माइक्रो होते हैं साइज में, कि ये जब आपके हवा में ये प्रेजेंट होते हैं और जब आप सांस वगैरह लेते हो तो ये अंदर जाकर के क्या कर सकते हैं? आपको एलर्जिक रिएक्शंस कॉज कर सकते हैं, ओके। सो अब इसमें क्या है, इसके कुछ एग्जांपल्स एनसीईआरटी में दिए हैं, जैसे कि पार्थेनियम का या फिर कैरेट ग्रास का दिया हुआ है। और ये क्या कॉज कर रहा है? ये एस्थमा कर सकता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है, या फिर ब्रोंकियल अफ्लिक्शंस जो है वो कॉज कर सकता है। और जहां तक हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात कर रहे हैं या न्यूट्रिशन के बारे में बात करें, हालांकि इंडिया में इतना ज्यादा नहीं है, बट वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर न्यूट्रिशन के लिए पॉलन ग्रेन्स का क्या बनाया जाता है? टैबलेट्स बनाई जाती है, सिरप्स बनाई जाती है, वेस्टर्न कंट्रीज में काफी ज्यादा चलता है। और ये क्या करता है? एथलीट्स का या फिर जिमनास्ट का जो परफॉर्मेंस है उसको बूस्ट करता है, ओके। नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट pollen viability. So pollen वायबिलिटी जो है वो प्लांट टू प्लांट वेरी कर रही है। किसी प्लांट के साथ ऐसा है कि बहुत मिनिमम टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए, वहीं कुछ एक प्लांट्स ऐसे हैं जिनके लिए जो पॉलन की वायबिलिटी है वो बहुत लंबे टाइम की है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वीट और राइस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कुछ मिनट से लेकर के कुछ घंटे तक की है इनकी वायबिलिटी। और वहीं अगर रोजेसी, सोलनेसी या लेग्यूमिनेसी के बारे में बात करते हैं तो ये कुछ मंथ तक वायबल होते हैं, ओके। तो फायदा क्या मिलता है? जो कि लॉन्गर टर्म में वायबल है उनके साथ ये होता है कि उनको एक अच्छा टाइम मिल जाता है उस पॉलन ग्रेन को कहीं पर भी लैंड करने के लिए किसी और स्टिग्मा पे। और जिनकी वायबिलिटी कम होती है उनमें ये देखा जाता है कि वो पॉलन ग्रेन्स जो होंगे वो ज्यादा एम्पल अमाउंट में बनते हैं, ताकि वो अपनी जो भी दूसरा स्टिग्मा है उस तक पहुंच सके। चांसेस जो होते हैं पॉलिनेशन के वो बढ़ जाते हैं उससे। एंड अगर आप चाहो या कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, अगर आप चाहते हो उसको सेफ रखना, जैसे कि आप सीड्स हो गए या फिर आप पॉलन्स हो गए या कोई प्लांट स्पेसिमेन हो गया या कोई एनिमल स्पेसिमेन हो गया, फंगस, बैक्टीरिया, किसी भी चीज को अगर आप चाहो तो क्रायो प्रिजर्वेशन की जा सकती है। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब क्या हुआ बेटा? कि किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को जो कि जैसे ये आपके पॉलन ग्रेन्स ही हो गए या फिर आपके सीड्स हो गए, तो उसको क्या किया जाता है? -196 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है? वो लंबे टाइम तक
वाइबल रहते हैं। तो मेल पार्ट जो है आपका, मेल जो हिस्सा था आपका, वो आपने यहाँ तक पढ़ लिया है। ओके, अब अगले पार्ट में हम इसका फीमेल जो पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।